जिसके आंचल के तले हम सभ्य मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, और आज हमने उसी को ही मात्र एक पशु जान रखा है और हमारी सभ्यता का परिणाम भोगता वह सदियों से कसाई खाने में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। पर हम कब समझ पाएंगे कि उनका अस्तित्व ही मनुष्य की सभ्यता का आधार है। सहस्त्रों वर्षों पूर्व मनुष्य वनों में शिकार करते भटकने के बदले अब खेतों में अन्न उपार्जित करने लगा था। अब वह स्थायित्व तथा सभ्यता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। परंतु यह सब तो तब हो पाया जब घर में गौ माता का सह अस्तित्व था। मनुष्य ने गाय को पालतू बनाया, दोनों सहजीवन करने लगे और गाय मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। गौ माता परिवार को अपना दूध पिलाकर पाल रही थी। बैल खेत जोतने, प्रवास, परिवहन में उपयोगी होने लगे। गौ माता के शरीर में स्थित सूर्य नाड़ी के द्वारा दूध, गौमूत्र, गोबर में सोना तथा खनिज तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। शक्ति, स्वास्थ्य वर्धक पोषक तत्वों से परिपूर्ण गौ माता का दूध तो संपूर्ण आहार था। गौमूत्र का औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाने लगा। कीटाणुनाशक तत्वों से भरे गोबर का लोग अपने घरों में लेप लगाकर स्वस्थ रहते। गोबर की खाद द्वारा खनिज तत्व धरती माँ को वापस मिलते और पोषक तत्वों से भरपूर अन्न के द्वारा वे हमारे शरीर में पुनः पहुँच जाते। गोबर का ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता। समयांतर बायोगैस प्लांट भी लगाए जाने लगे। अत्यंत संतुलित इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र था जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश की रीढ़ की हड्डी है। भारत की समग्र अर्थव्यवस्था पर्यावरण संस्कृति का आधार है। आज भी इस विषय पर कई अनुसंधान किए गए हैं जो यह सब यथार्थ सिद्ध करते हैं। बाढ़, अकाल जैसे अनेकों प्राकृतिक आपदाओं के बीच मनुष्य को जिसने अपने आंचल से पकड़ कर रखा। भारत के लगभग हर एक घर में दो दो गायें रहती और कहा जाता है कि जिसके पास दो गायें रहती है उन्हें जीवन में कभी भी भोजन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। गाय को साक्षात कामधेनु मानने का कारण भी संभवतः यही रहा होगा। गाय हमारा जीवन बन गई और मनुष्य को उनमें एक माता के प्रेम का दर्शन हुआ। उनसे बातें करना, उनके साथ खेलना, उनको चारा देना, घर में बनी पहली रोटी गाय को देना, घर से बाहर आते या जाते समय निश्चित रूप से उन्हें मिलकर ही जाना जैसा भावनापूर्ण व्यवहार सहज हो गया, मानो जैसे परिवार का सदस्य। संस्कार सिंचन कर मनुष्य को सभ्य बनाने का कार्य आज भी माता ही करती है और माँ के बाद गौ माता ने प्रेम से अहम में लिप्त मनुष्य को सभ्य बनाया। भारतीय संस्कार मात्र किसी की उपयोगिता पर आधारित नहीं, परंतु उनके उपकार पर कृतज्ञता भाव रख उनकी रक्षा करने के हेतु पर आधारित है। वेदों में भी गौ माता का 1300 से अधिक बार संदर्भ मिलता है। प्रभु श्री कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, महर्षि अरविंद, दयानंद सरस्वती समेत कई महानुभावों ने मनुष्य के जीवन में गायों के उपकार तथा अनिवार्यता को स्वीकारा है। उनके रक्षण का दायित्व मनुष्य को कृतज्ञता भाव से उठाना ही होगा। पर क्या हम यह कर पाए? 12वीं सदी मुसलमान विदेशी आक्रांताओं ने भारत के प्रदेशों को हथियाना आरंभ कर दिया था। प्रजा पर अपना प्रभाव तथा खौफ बना रहे, ऐसे उद्देश्य से शक्ति प्रदर्शन करते हुए उन्होंने हिंदुओं के लिए मां समान गायों की हत्या करना आरंभ कर दिया। भोजन के रूप में गौ मांस उनका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वे जहाँ से आए थे वहाँ पर तो गायें अधिक उपलब्ध ही नहीं थी। वे तो नियमित भोजन तथा त्योहारों पर भेड़ बकरियां तथा ऊँटों की बलि देकर उनको भोजन बना लेते थे। ना उनके धार्मिक निर्देशों में भी गायों की बलि का कोई उल्लेख था, यानी उनके लिए यह मुद्दा कोई धार्मिक मान्यता का नहीं। राजनीतिक कारणों से कई मुसलमान राजाओं ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अब भारत में कई लोगों ने तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कर लिया था, परंतु उनकी आस्था अभी भी अपने पूर्वजों की तरह ही गौ माता पर टिकी हुई थी। परंतु समयांतर पीढ़ी दर पीढ़ी यह भावना विस्मृत होने लगी होगी और सत्ता के सामने अपने विदेशी आका के समक्ष अपने नए धर्म के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन भी एक कारण रहा होगा कि भारत में उन्होंने गौ माता को उत्सवों में बलि देना और भोजन बनाना आरंभ कर दिया और हिंदू मुसलमान के बीच कटुता के अंगारे जलने लगे। अब 18वीं सदी ब्रिटिश हुकूमत के पैर जम रहे थे। गौ मांस खाना उनका स्वभाव था। सदियों से ब्रिटेन गौ मांस का प्रमुख उपभोक्ता रहा है। उन्होंने अपनी सेना के लिए गौ मांस की आपूर्ति के लिए अनेकों जगहों पर कसाई खाने खोले और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हुए उस कत्ल खाने में गौ वध के लिए मुसलमानों को नियुक्त किया गया
और हिंदू तथा मुसलमानों के बीच की कटुता के अंगारों पर घी डालकर आग में परिवर्तित कर दिया। प्रतिदिन सहस्त्रों गायों की हत्याएं की जाने लगी। हिंदुओं में अपनी माता को ऐसे कटते देख दुख के साथ आक्रोश फैल गया और अब वह आक्रोश दिखने लगा था। गौ रक्षा के लिए कई दंगे भी हुए। बिहार, माऊ, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, फैजाबाद, मुजफ्फराबाद, पटना, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा समेत कई जगहों पर हुए दंगों में अनेकों लोगों ने अपना लहू बहाया ताकि माता के प्राण बचाए जा सके। राजस्थान के हिंदू राजाओं ने संधि के समय अंग्रेजों से गौ हत्या के विरोध में नियम शर्त रखी। पंजाब में नामधारी सिखों ने आंदोलन कर गौ हत्या का प्रबल विरोध किया और उस आंदोलन में अंग्रेजों ने 63 लोगों को बंदूक से भून दिया और कईयों को फांसी पर लटका दिया गया। परंतु गौ रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं की बलि दे दी। उस ओर नागा साधु तथा अन्य सन्यासियों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने गौ संवर्धिनी सभा की स्थापना की। आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भी साथ आए। बिहार में दरभंगा के राजा के नेतृत्व में लगभग वर्ष 1888 में गौरक्षिणी सभा, मधुबनी गौरक्षिणी सभा जैसे संगठनों का भी एक ही उद्देश्य से गठन हुआ। राष्ट्र व्यापक समाज शक्ति का प्रभाव दिखने लगा था। कई हिंदू राजाओं ने भी साथ दिया और धन से सहायता भी की। गाय का दूध और दूध के उत्पादकों के अभाव तथा उनका मूल्य अत्यंत अधिक होने के कारण भारत के युवा को शारीरिक रूप से हानि हो रही है और मात्र हिंदू ही नहीं परंतु सभी ही इन चीजों का उपभोग करते हैं। गाय अपने जीवन काल में लगभग 1 लाख लोगों के लिए एक समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसके मांस से मात्र 80 लोग अपना पेट भर सकते हैं। ऐसे अत्यंत आवश्यक मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया गया। उन्होंने मिलकर लोगों को अपने भोजन में से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 चुटकी भोजन त्याग कर उतना भोजन गौ रक्षा के लिए समर्पित करने का अनुरोध किया। धनवान, व्यापारी आदि से पर्याप्त दान देने का आह्वान किया ताकि इस युद्ध को हर पक्ष से लड़ा जा सके और आम जनता ने इस यज्ञ में भले ही 1 चुटकी भोजन की ही आहुति क्यों न हो पर वह दिया और उस धन का उपयोग कर जन जागृति के लिए माहिती पहुंचाने के लिए पत्रिकाएं छापी गई, समाचार पत्रों में लेख छपवाए गए, आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की गई। कसाईयों के चंगुल से गायों को खरीदा गया, गायों के रखाव के लिए चारा तथा भूमि खरीदी गई और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का नियोजन किया गया और ब्रिटिश शासन कुछ हद तक ढीला तो हुआ परंतु 2 बिल्लियों को लड़वाकर बंदर रोटी खाता रहा और 1947 के बाद भी राजनैतिक रोटियां सेकने वाले हमारे राजनेताओं ने भी यह मुद्दा आज तक लटकाए रखा। राज्यों के नियमों में भी कई कमियों का लाभ आज भी तस्कर उठा रहे हैं और उस ओर अग्निवीर जैसे कुछ संगठन आज हमारी गौ माता को बचाने के यज्ञ में तन मन से जुड़े हुए हैं। गौ रक्षा का मुद्दा हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था का हो सकता है परंतु यह मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य सब कुछ इस अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी पर ही आधारित है और हमें इस कड़ी को जीवित रखना ही होगा। यही एक मार्ग है राष्ट्र विकास का। विदेशी भी आज गौ माता की अनिवार्यता को जान गए हैं और अपने देशों में भारतीय गायों की आयात कर रहे हैं। भारतीय गायों के दूध A2 प्रोटीन दूध की मांग विश्व में हो रही है। घी को क्लैरिफाइड बटर के नाम से हेल्दी करके बेचा जा रहा है परंतु हम पता नहीं कब समझ पाएंगे। आज विश्व अनेकों बीमारियों को झेलने के बाद रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद पर वापस जा रहा है। विश्व आज शाकाहारी भोजन का भी प्रचार कर रहा है। सीमित तेल ऊर्जा द्वारा चलते प्रदूषण फैलाते ट्रैक्टरों के बदले बैल द्वारा खेत जोतने के अनेकों लाभों पर भी अनुसंधान हुए हैं। हम विकास के विरुद्ध नहीं परंतु सोने को छोड़ पीतल को गले लगाने के पक्ष में भी नहीं और माता की बलि चढ़ाकर तो कदापि नहीं। हमें भारत को यदि विकसित देखना है तो हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता को नमन कर मानवीय सभ्यता का आधार ऐसी गौ माता का किसी भी मूल्य पर न मात्र हमें रक्षण और संवर्धन करना होगा परंतु उसके लिए संघर्ष भी करना होगा। यदि किसी को गौ माता को माता मानने व उसके उपकारों को मानने में आपत्ति हो तो भी उसे राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य समझ राष्ट्र विकास की नींव ऐसी गौ रक्षा व्यवस्था को स्वीकारना ही होगा क्योंकि राष्ट्र ही तुम हो और हम भी।